विष्णु ने अपने समाज के बाहर शादी की थी, इसलिए उसे गांव से दूर रहने की सजा मिली थी। विष्णु अपर्णा अपनी बेटी पल्लवी के साथ खाड़ी के पास रहते थे। रोज सवेरे विष्णु मजदूरी के लिए दूसरे गांव निकल जाया करता। रास्ते में वो पल्लवी को उसके स्कूल छोड़ता था। यहाँ घर में अपर्णा अकेली रहती थी। घर का सारा काम करने के बाद भी उसके पास समय बचता था, इसलिए वो खाड़ी से मछलियाँ पकड़ती। रोज मछलियाँ पकड़ पकड़ कर अपर्णा इस काम में माहिर हो चुकी थी। अब वो अपने हाथ से ही मछलियाँ पकड़ सकती थी। ये हुई ना बात, आज तो मछली फ्राई बनाऊंगी। जो भी मछली अपर्णा खाड़ी में पकड़ती थी, उसे वो घर ले जाकर साफ करके पकाया करती थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, उम्मीद है स्वाद भी अच्छा ही होगा। शाम को जब विष्णु और पल्लवी घर लौटते थे, तो अपर्णा उन्हें खाने के साथ साथ मछली भी देती थी। चक्कर बताइए, आज कैसी बनी है? अम्मी, इसमें चखना क्या है? आपने बनाई है तो जायकेदार ही होगी। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ अम्मी, मैं जब आपके हाथ की बनी मच्छी अपने दोस्तों को खिलाती हूँ ना, तो वो लोग पूरा डिब्बा चट कर जाते हैं और फिर कहते हैं कि तेरी अम्मी बहुत अच्छी मछली बनाती है। अच्छी बात है। हाँ हाँ, मछली तो तुम बहुत ही लजीज बनाती हो पन्ना, इसमें कोई शक नहीं है। मछली से याद आया, मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज ज्यादा मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में फरोख्त करूँ। इससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, बेच तो सकती हो, तुम्हें तो मछलियाँ पकड़ना भी आता है। हाँ, तो कल से ही काम की शुरुआत करती हूँ। अगले रोज अपर्णा ने कई सारी मछलियाँ पकड़ी और फिर उन्हें एक टोकरी में भरकर बाजार की तरफ रवाना हो गई। ताजी ताजी मछलियाँ, आज की पकड़ी गई बिल्कुल ताजी मछलियाँ। मीठे पानी की मछलियाँ है क्या? नहीं दीदी, खारे पानी की मछलियाँ हैं, खाड़ी की। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कई लोग अपर्णा के पास मछलियाँ देखने आए, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने मछलियाँ खरीदी। ये देखकर अपर्णा गमगीन हो गई। कोई बात नहीं, आज का पहला दिन है, हो सकता है कि कुछ दिनों में मछलियों की फरोख्त अच्छी हो। अपर्णा ने खुद को दिलासा दिया और टोकरी लेकर घर की जानिब चल पड़ी। अगले रोज भी अपर्णा ने ताजी मछलियाँ पकड़ ली और उन्हें फरोख्त करने के लिए बाजार पहुँची। मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी मछलियाँ। आज भी वही हाल था, मछलियाँ बिक ही नहीं रही थी। ऐसा कई रोज तक चलता रहा और फिर अपर्णा पूरी तरह निराश हो गई। वो मछलियों की भरी हुई टोकरी लेकर घर पहुंची। उदास होकर उसने खाना बनाया। विष्णु जब घर लौटा तो वो समझ चुका था कि उसकी बीवी का मूड खराब है। क्या बात है अपर्णा? कि मछलियाँ फरोख्त करके कुछ पैसे कमाऊंगी, पर मेरी मछलियाँ तो कोई खरीदता ही नहीं। अरे, मछलियों की बजाय अगर तुम अपना मछली भात बेचती तो सब खरीदते। आप भी ना मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ। तुम जायकेदार मछली भात बनाती हो और मछलियाँ खुद ही पकड़ती हो, तो तुम कीमत भी कम रख सकती हो। एक बार सोच कर देखो। विष्णु ये बात बोलकर घर के बाहर चला गया और अपर्णा इस बात के बारे में सोचने लगी। सभी लोग मेरी मछली भात की तारीफ करते हैं, तो मैं एक बार कोशिश करके देख ही सकती हूँ। मुझे तो वैसे भी पैसे ही कमाने हैं, मछली से कमाऊं या फिर मछली भात से, क्या फर्क पड़ता है। अब अपर्णा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो एक और कोशिश करने के लिए तैयार थी। अगले दिन अपर्णा ने ताजी मछलियाँ पकड़ ली और फिर उन मछलियों को पकाया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो अपर्णा ने एक डिब्बे में मछली और दूसरे डिब्बे में भात भर लिया और वो झोला लेकर घर से बाहर निकल गई। अपर्णा बाजार पहुंची। मछली भात, बस 25 रुपए में मछली भात। मछली भात सुनते ही खरीदार खींचे चले आए। ताजा मछली है ना? हाँ,
आज सुबह ही पकाई है। ठीक है, मुझे 1 प्लेट दे दो। अपर्णा ने उस आदमी को 1 प्लेट मछली भात दे दी। वो आदमी वहीं खड़े रहकर खाने लगा। उसकी मछली की खुशबू फैलने लगी और कई और ग्राहक अपर्णा के पास आए। मुझे भी 1 प्लेट देना। जी। जैसे जैसे ग्राहक आते जा रहे थे, अपर्णा सभी को मछली भात देती जा रही थी। वो खुश थी। हर प्लेट के उसे 25 रुपए मिल रहे थे और थोड़ी देर में ही उसका सारा मछली भात खत्म हो गया और वो अपने घर की जानिब चल पड़ी। शाम को जब विष्णु घर आया तो अपर्णा ने विष्णु के सामने जलेबी रख दी। जलेबी? अरे ये किस खुशी में? आप खाइए तो बताती हूँ। वो लोग जलेबी खा रहे थे और अपर्णा ने उन लोगों को आज का किस्सा सुनाया। मैं कहता था ना कि तुम्हारा मछली भात बहुत बिकेगा। अब लाओ, मुझे भी मछली भात खिलाओ। अरे रे, वो तो सारा खत्म हो गया। क्या? और उस रोज से अपर्णा की मछली भात का कारोबार चल पड़ा। लोग इंतजार करते थे कि कब अपर्णा बाजार आएगी। अरे वो देखो, मछली भात वाली आ गई। उसके आते ही उसके आसपास भीड़ जमा हो जाया करती। अपने कमाए हुए पैसों से अपर्णा ने घर की मरम्मत करवाई। विष्णु भी अपर्णा का हाथ बटाने लगा मछली भात बनाकर बेचने में। विष्णु ने मजदूरी करनी छोड़ दी। मियाँ बीवी मिलकर मछली भात बेचने लगे। बाजार में उनकी दुकान भी खुल गई थी। मछली भात का कारोबार चल पड़ा और थोड़ी ही दिनों में पूरे गांव में अपर्णा मछली भात वाली मशहूर हो गई। उसका पूरा परिवार इसी काम में उसका हाथ बटाने लगा। एक गांव में सूका और लंबू 2 भाई रहते थे, लेकिन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों को लगता था कि उसका भाई उसका भला नहीं चाहता, इसीलिए दोनों रोजाना आए दिन झगड़ते रहते थे। उनकी अम्मा उन्हें समझाती थी, लेकिन वो दोनों अपनी अम्मा की बात भी नहीं मानते थे और इसका फायदा चतुर उठाता था। आए दिन दोनों अपना काम बदलते रहते थे। एक रोज सूका ने बिरयानी की ठेली लगा ली, जबकि लंबू अमरूद ही बेच रहा था। देख लंबू, तू अमरूद में मुझसे बहस कर रहा था, इसलिए मैंने चिकन बिरयानी का काम शुरू किया है। अब तू यहाँ कोई बहस मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। देख भाई, अगर तू प्यार से कहता तो इस बार मैं तेरी बात मान भी जाता, लेकिन तूने मुझे पीटने की धमकी दी है। अब मैं कल से चिकन बिरयानी ही बेचूंगा, लेकिन इस बार मैं तेरा काम बंद करा कर रहूंगा। ठीक है, देखते हैं कि कौन जीतता है। दोनों बहस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ चतुर आ गया। क्या हुआ भाई, कैसे लड़ रहे हो सुबह सुबह? और चुका, तू आज बिरयानी ले आया, वो भी चिकन। अरे वाह, ला 1 प्लेट दे, खाकर बताऊं कि कैसी बनी है। चतुर भाईजान, ये ठेला आपका है, जितना खाना है आराम से खाओ। चतुर ने बिना पैसों के ही खूब बिरयानी खाई। वो सूका की बिरयानी की तारीफ करने लगा। ये बात लंबू को पसंद नहीं आई। सुका, तूने बिरयानी तो गजब बनाई है, खाकर मजा आ गया। अब ये ग्राहकों को भी खूब पसंद आएगी। अरे भाईजान, तुम कल मेरे हाथ की बिरयानी खाना, उंगलियां चाटते रह जाओगे। ठीक है, कल की कल देखी जाएगी। अभी तो तुम अमरूद ही खिला दो, तुम्हारे अमरूद भी कम अच्छे नहीं हैं। लंबू थोड़ी सी तारीफ से खुश हो गया और चतुर को मुफ्त के अमरूद मिल गए। सूका ने दिन भर बिरयानी 50 रुपए में बेची और उसकी अच्छी कमाई हुई। ये बात उसकी आंखों में खटक रही थी। शाम को दोनों भाई अपने घर की जानिब चले। अगले रोज लंबू सूका से पहले ही अपनी कार्ट लेकर पहुंच गया और उसने उस बोर्ड पर लगा दिया चिकन बिरयानी 40 रुपए प्लेट। कुछ ही देर में वहाँ सूखा भी आ गया। पागल, इतने कम में बिरयानी बेच रहा है। आज बताऊंगा तुझे कि तू कैसे अपनी बिरयानी बेच पाएगा। दोनों भाइयों के रेट में अंतर देखकर लोग लंबू के पास ही जा रहे थे और सस्ते होने की वजह से बिरयानी का लुत्फ उठा रहे थे। ये देखकर सूका को भी बिरयानी सस्ती करने का आइडिया आया और उसने 50 की जगह 40 लिख दिया। अब दोनों में बराबर की टक्कर हुई और शाम को बिरयानी बेचकर दोनों घर पहुँचे। मैंने सुना है कि तुम दोनों आज भी अपना नुकसान करके आए हो।
अम्मा, इसने मुझे धमकी दी थी और अब मैं इसका काम बंद करवा के रहूंगा। अम्मा, जब आपको कुछ भी इल्म ना हुआ करे तो कुछ भी मत बोला करो। ठीक है, अब से मैं कुछ नहीं कहूँगी। तुम दोनों को जो भी करना है वो करो। एक दिन सुबह सुबह चतुर सूका से मिलने आया। आओ चतुर भाईजान, बैठो। अरे मैं तो तुम्हें अपना मानता हूँ, इसलिए व्यापार के कुछ कायदे सिखाने आया हूँ। भाईजान, अब तक तुम्हारी मानकर ही तो कारोबार कर रहा हूँ। तुम अब बिरयानी को 5 रुपए में बेचना शुरू कर दो। 5 रुपए में तो चिकन का खर्चा भी नहीं निकलता। तुम अपने भाई को हराना चाहते हो ना, तो तुम्हें पैसे अपनी जेब से लगाने होंगे। लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तुम्हारा ये भाई कब काम आएगा? जितने पैसे तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। जब तुम कुछ कमा लो तो मुझे वापस कर देना। चतुर ने सूका को कर्जा दे दिया और सूका ने 5 रुपए चिकन बिरयानी का बोर्ड लगा दिया। उसके पास लाइन लग गई। लोग टोकन लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लंबू ये देखकर दुखी हो रहा था। तभी वहाँ पर चतुर पहुँच गया। क्या हुआ लंबू, तुम मायूस क्यों हो? अंजाम सामने है और आप मुझसे मायूसी की वजह पूछ रहे हो। तो तू भी 5 रुपए में बिरयानी बेचनी शुरू कर दे। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। ना जाने सूका के पास पैसे कहाँ से आ गए। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कर्ज देता हूँ और तुम भी अब 5 रुपए में बिरयानी बेचना शुरू कर दो। चतुर ने लंबू को भी कर्जा दे दिया और दोनों भाई 5 रुपए में चिकन बिरयानी बेचने लगे। आइए आइए, 5 रुपए में चिकन बिरयानी खाइए। आइए आइए, 5 रुपए में चिकन बिरयानी खाइए। एक प्लेट में चिकन के 4 बोटियाँ, जायकेदार और किफायती चिकन। एक प्लेट में 5 बोटियाँ और सिर्फ 5 रुपए में। दोनों भाइयों की दुश्मनी का लोगों ने जमकर फायदा उठाया और 5 रुपए में भरपेट बिरयानी खाए। आज दोनों भाई दोपहर को ही सारी बिरयानी बेचकर घर पहुँचे। कितना कमाया आज। सूखा और लंबू ने अम्मी जान को सब कुछ सच बताया। अच्छा, तो तुम दोनों को पैसे चतुर ने दिए थे। अब तुम खुद सोच लो कि वो क्या चाहता है। अम्मा, हमें माफ कर दो। हाँ अम्मा, हम आज से आपस में नहीं लड़ेंगे। जितना हम लड़ाई करते रहेंगे उतना दूसरे लोग फायदा उठाएंगे। हाँ अम्मा, हमें ये आज समझ में आ गया है। अब हम मिलकर काम करेंगे और चतुर को सबक सिखाएंगे। दोनों भाइयों ने एक ही कार्ड पर बिरयानी लगाई और बोर्ड लगाया लंबू सूखा बिरयानी वाला। अगले रोज वो दोनों पहुंच गए। जब चतुर ने अगले रोज जाकर देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए और उसने इत्तिहाद को देखकर वहाँ से दूर भाग जाना ही बेहतर समझा। दोस्तों, इससे हमें सबक मिलती है कि हमें आपस में इत्तिहाद बनाकर रखनी चाहिए, वरना कोई और इसका फायदा उठा जाएगा। और साथ ही चापलूसों से होशियार रहना चाहिए, वरना जल्द ही डूब जाओगे। एक घने जंगल के पास एक गांव था सोनपुर। सोनपुर में महेश और उसकी बीवी जया रहा करते थे। अरे महेश, कब लौटा रहे हो मेरा कर्ज? जल्दी ही सेठ जी, जैसे ही पैसे इकट्ठे होते हैं तो सीधा आपके पास आऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। जी सेठ जी। महेश की बीवी को सेठ से बेहद परेशानी थी। अरे ए जी, अब और कितना ब्याज देंगे सेठ को? जितना कर्ज इससे लिया था उसका तो दुगना दे चुके हैं हम। मालूम नहीं, ये सब मेरी समझ से बाहर है। मुझे तो बस इतना इल्म है कि अगर हमें इस घर में रहना है तो हमें सेठ जी को पैसे देने ही होंगे। ठीक है। एक मर्तबा की बात है, महेश ने जंगल में एक बड़े दरख्त का सौदा किया। उससे काफी अच्छे पैसे मिले। जब वो घर लौटा, अभी जाकर ये पैसे सेठ जी को दे आता हूँ। अरे अरे, सारे पैसे उनको देने की क्या जरूरत है? आधे हम रख लेते हैं ना। लेकिन क्यों? क्यों क्या? मेरे बदन पर एक भी जेवर नहीं है। कम से कम इन पैसों से एक बाली खरीद लो। और अगर सेठ जी को इल्म हुआ तो वो नाराज होंगे। उन्हें कौन बताएगा? ठीक है, मैं बाली खरीद लाता हूँ। महेश ने एक सोने की बाली खरीद ली और बचे हुए पैसे लेकर वो सेठ के पास गया। अरे वाह वाह, आज तो तेरी कमाई अच्छी हुई है। हाँ सेठ जी। तू ऐसे ही ईमानदारी से पैसे लाकर देगा तो जल्द ही तेरा घर तेरा हो जाएगा। और कितने पैसे देने हैं सेठ जी? बस 20,000 और। ठीक है, उम्मीद है जल्दी ही दे दूंगा। महेश यहाँ से अपने घर गया। मेरी बाली लाए क्या? हाँ, ये लो। लेकिन मुझे लगता है मुझे सेठ जी को पैसे दे देने चाहिए थे। वो क्यों? बस 20,000 ही तो बचे हैं। ये बाली नहीं लाता तो 10,000 ही बचते। कोई बात नहीं, अगली बार कमाओगे तो दे देना।
फिलहाल मैं ये बाली पहन रही हूँ। बाली पहनकर जया बेहद खुश थी। वो अपनी सोने की बाली दिखाने अपनी पड़ोसन के पास गई। अरे शीला, ये देख, मेरे शौहर मेरे लिए सोने की बाली लाए हैं। ये तो बहुत अच्छी है बाजी, है ना? जया ने गांव की हर औरत को अपनी बालियां दिखाई। और रात को जब जया सो रही थी तो एक चोर ने जया की बालियां चुराई और वहां से फरार हो गया। अगली सुबह, हे राम, मेरी बालियां! हे भगवान, मेरी बालियां चोरी हो गई। तुमने अपनी बालियां किसे दिखाई थी? किसी को नहीं, बस शीला को, विमला को, प्रभा को। पूरे गांव भर में तो मुनादी कर दी और बोलती हो कि किसी को नहीं दिखाई। तुम्हारा तो दिमाग ही घुटने में है। इससे तो बेहतर था कि मैं ये पैसे सेठ जी को दे देता। अहमक औरत। जया के दिल में कोई भी बात नहीं रहती। वो हर बात जाहिर कर देती थी। अगर उसके घर में कुछ अच्छा पकवान भी बने तो सारे गांव को खबर हो जाती थी। अरे महेश भाईजान, आज तुम्हारे घर में खीर बन रही है, हमें नहीं बुलाया? भाई, अब तक तो मैं घर पहुंचा भी नहीं हूँ। मुझे कैसे खबर कि घर में क्या बन रहा है? हमें सब खबर है, जया भाभी ने बताया। महेश तमतमाता हुआ घर पहुंचा। पूरे गांव को इत्तला कर दी कि तुमने खीर बनाई है। इसमें क्या गलत है? बनाई है तो बनाई है। अरे बनाओ तो खुद खाओ ना, दुनिया को खबर करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी इस आदत से परेशान हूँ मैं। कोई बात खुद तक नहीं रखती, सबका ढिंढोरा पीटती रहती हो। अक्सर महेश जया को डांटता भी था। एक रोज की बात है, महेश जंगल में लकड़ियां काटने गया था। वो एक बहुत तगड़ा दरख्त काट रहा था। तभी उसके पैर में कुछ चुभा। उसने नीचे की मिट्टी खोदी तो उसे एक घड़ा मिला, सोने की मोहरों से भरा हुआ। वाह वाह, मेरे तो नसीब ही खुल गए। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अभी से घर ले जाता हूँ। नहीं नहीं, महेश को जया की बेवकूफी का ख्याल आया। अगर मैं इस घड़े को अभी घर ले गया तो जया सबको खबर कर देगी कि घर में सोने का घड़ा है और सब कुछ चोरी हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। महेश सोचने लगा कि वो क्या करे। उसे एक तरकीब सूझ गई। महेश ने घड़े को वहीं मिट्टी में दबा दिया और उसके ऊपर एक पत्ता रख दिया। फिर महेश दरिया के पास गया। दरिया से उसने कई मछलियां पकड़ी। इन मछलियों को उसने एक दरख्त पर लटका दिया। फिर एक दरख्त पर उसने बहुत सारी रोटियां लटका दी। पूरा दरख्त उसने रोटियों से भर दिया और फिर वो अपने घर गया। जया, चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है? मुझे जंगल में एक घड़ा मिला है जिसमें सोने की मोहरें हैं। घड़ा बहुत ही बड़ा है, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर घड़ा ले आएंगे। हाँ हाँ चलो। सोने की मोहरों का घड़ा, वाह वाह। जया और महेश दोनों जंगल पहुँचे। जंगल पहुँचते ही जया का तवज्जो रोटी वाली दरख्त पर गया। हे राम, रोटियों का दरख्त! हाँ, कल तो इस दरख्त से रोटियों की बारिश हो रही थी। ये कोई मामूली जंगल नहीं है, बल्कि जादुई जंगल है। थोड़ी दूर चलने के बाद जया ने वो दरख्त देखा जिसपे मछलियाँ लटक रही थी। मछलियाँ उगाने वाला दरख्त? हाँ, इसे छोड़ो, आगे चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद महेश उसी जगह पहुँचा जहाँ वो सोने की मोहरों का घड़ा था। उसने पत्ते हटाए। हे भगवान, आपने बिल्कुल सही फरमाया था। हाँ, लेकिन अब ये बात तुम किसी से जाहिर मत करना। मैं पागल थोड़ी हूँ जो ये किसी से जाहिर करूँ। हाँ, वो तो मुझे मालूम है। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। दोनों घर लौटे। जया, जाकर कुएं से थोड़ा ठंडा पानी ले आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जया घड़ा लेकर घर से बाहर गई और महेश ने घर में गड्ढा खोदकर वो सोने की मोहरों का घड़ा दबा दिया। यहाँ कुएं पर जया को अपनी पड़ोसन शीला मिली। क्या बात है, आज बेहद खुश हो? अब क्या बताऊं, हमारे तो नसीब ही खुल गए। ऐसा क्या हो गया? हमें जंगल में सोने की मोहरों से भरा घड़ा मिला है। क्या? तुम किसी को बताना मत। हाँ हाँ, लेकिन औरतों की बातें कभी रुकी है? शीला ने ये बात आग की मानिंद फैला दी। सेठ जी को भी इस बात की खबर हो गई और सेठ जी सारे गांव वालों के साथ महेश के घर के बाहर पहुँचे। अरे ओ महेश, ओ महेश, अरे बाहर आ। अब क्या हुआ सेठ जी? तुझे इल्म नहीं कि क्या हुआ?
तुझे सोने की मोहरों का घड़ा मिला है जो तू सारे गांव वाले से छुपा रहा है। सोने की मोहरों का घड़ा, वो भी मुझे? ये आपसे किसने कह दिया? और कौन कहेगा? तुम्हारी बीवी पूरे गांव वालों से कहती फिर रही है। सेठ जी, मेरी बीवी दिमाग से थोड़ी सी खिसकी हुई है। अगर झूठ लगे तो उसी से पूछिए कि वो कब जंगल गई और क्या क्या हुआ। ठीक है जया, बताओ जंगल में क्या क्या हुआ। हम लोग जंगल पहुँचे। अब मामूली जंगल नहीं, जादुई जंगल। वहाँ एक दरख्त पर रोटियां लटकी थी, करिश्मा था। फिर हम आगे बढ़े तो दूसरी दरख्त पर मछलियाँ लटकी थी। और जब हम और आगे बढ़े तो हमें वहाँ पर सोने की मोहरों का घड़ा मिला जो हम घर ले आए। सुना सेठ जी, अगर यकीन नहीं होता तो मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। भोला, जा जरा देख घर में कुछ है क्या। सेठ जी के मुलाजिमों ने घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कहीं भी मोहरों का घड़ा बरामद नहीं हुआ। अब तो आपको यकीन हो गया ना? मेरे पास कोई सोना नहीं है सेठ जी। अगर होता तो मैं आपका कर्ज नहीं अदा कर देता। वो तो है। सेठ जी के साथ साथ गांव वाले चले गए। उनके जाने के बाद महेश के चेहरे पर मुस्कान आई। हाँ, अब आराम की जिंदगी जीऊंगा। कम से कम अब कोई जया की बातों पर यकीन तो नहीं करेगा और मेरा सोना महफूज रहेगा। अरे सुनिए, ये सब हकीकत में हुआ था ना, तो लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? जया परेशान थी, लेकिन महेश खुश था। उसका सोना महफूज था।